गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हो 10th क्लास में आ चुके हो, तो आपके लिए हिंदी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्याकरण का समास। तो आज हम पढ़ेंगे समास। समास शब्द का अर्थ है किसी भी वाक्य को छोटा करना, छोटा करके लिखना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब अ, कोई भी वाक्य हम कम से कम शब्दों में बनाते हैं तो उसको पढ़ना, उसको समझना और भी सरल हो जाता है। इसी प्रणाली को देखते हुए हम समास को पढ़ेंगे। किसी भी भाषा में संक्षिप्तता का अर्थ होता है छोटा करके लिखना, बहुत जरूरी होता है और समास ही इसमें सहायक होता है। समास के द्वारा हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में कह सकते हैं। अगर हमें 3 या 4 शब्दों की जरूरत है तो उसके बिना भी हम 2 शब्दों में भी अपनी बात कह सकते हैं। जैसे कि दिन और रात, यहाँ 3 शब्द आ रहे हैं, दिन और रात। इसके स्थान पर हम दिन रात शब्दों के द्वारा भी इस बात को व्यक्त कर सकते हैं कि हम दिन और रात के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको समास का अर्थ समझ में आ गया होगा कि शब्दों को कम से कम काम में लेके अपनी बात को व्यक्त करना समास कहलाता है। अब हम देखेंगे समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। पहला है तत्पुरुष समास। देखने में समास हमको ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे। पर आपको क्या देखना है, अपने शब्दों में, कम से कम शब्दों में उसे समझना है और समझकर अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, उसको रटना नहीं है, उसकी परिभाषा को बुक से एज इट इज रटना नहीं है, आपको खुद को समझ के अपने शब्दों में लिखना है। जैसे तत्पुरुष की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि तत्पुरुष समास में जो पहला पद है, यानी कि जो पहला शब्द है किसी मूल पूरे शब्द के अंदर, समास में जो पहला पद है वो गौण होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। प्रधान, प्रधान का मतलब होता है मुख्य होगा, यानी जो बात है वो मुख्य होगी दूसरे पद की। पद का मतलब यहाँ पर है शब्द, जो दूसरा शब्द है वो मुख्य होगा। इसमें कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह, विभक्तियां हमने पढ़ी हुई हैं पहले की क्लास में, 8 में, 7 में, को, से, में, पर, ये सब क्या होती है, जो जोड़ती है दो शब्दों को, ये सारी क्या है, विभक्तियां। ये विभक्तियां हटी हुई रहती हैं, हट जाती है। जैसे ग्राम गत, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, गांव को गया हुआ। तो ग्राम क्या है, अपने आप में ग्राम यानी गांव। इसको पढ़ के क्या है, ये गौण पद है, इसे कुछ पता नहीं चल रहा है। ग्राम गत, दूसरा जो शब्द है वो प्रधान हो गया है। गत का मतलब होता है गया हुआ, तो दूसरा पद क्या हुआ, यहाँ प्रधान हो गया। मुख्य रूप से गत शब्द को जब जोड़ा गया है तब ग्राम का अर्थ निकल रहा है गांव को गया हुआ। नेक्स्ट है बाढ़ पीड़ित। खाली बाढ़ को पढ़ेंगे तो वो क्या है, गौण है। बाढ़ से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें कहना क्या है या हमें समझाना क्या है। बाढ़ पीड़ित, पीड़ित शब्द जो है वो प्रधान लगता है, जिससे क्या होता है कि बाढ़ से पीड़ित। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, बाढ़ से पीड़ित। ठीक इसी तरह हस्तलिखित, हस्त अपने आप में गौण शब्द लगता है, जैसे मतलब कम महत्व का। हस्त को अलग कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। और हस्तलिखित, लिखित शब्द जब उसके साथ में जुड़ गया है तो उसका प्रधान पद हो गया है, मुख्य पद हो गया है ना लिखित, तो उसका अर्थ हुआ है हस्त से लिखित, अर्थात हाथ से लिखा हुआ। पथ भ्रष्ट, पथ अपने आप में गौण शब्द है और उसका कोई मुख्य अर्थ नहीं है। भ्रष्ट उसके साथ जुड़ा है। अब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो पथ से भ्रष्ट। ठीक इसी तरह नगर सेठ और राजमाता, राजा की माता।
दूसरा हमारे पास है कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद तथा दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। बहुत ही कम शब्दों में, सरल शब्दों में हमें इसे समझना है। विशेषण और विशेष्य का क्या अर्थ है? विशेषण यानी कि विशेषता, और विशेष्य जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, जैसे महापुरुष। ठीक है, यहाँ विशेष्य कौन है? पुरुष, और उसका विशेषण यानी कि उसकी विशेषता क्या है? महान। तो इसका समास विग्रह क्या बनेगा? महान है जो पुरुष। ठीक इसी तरह श्वेत पत्र, पत्र क्या है? विशेष्य, और श्वेत क्या है? उसका विशेषण है, उसकी विशेषता है। तो क्या हो गया समास विग्रह? श्वेत है जो पत्र। ठीक इसी तरह चरण कमल, अर्थात कमल के समान चरण। एक क्या है यहाँ पर? विशेषण, यानी वो कमल के समान है, और विशेष्य क्या है? चरण। ठीक इसी तरह है मुख चंद्र, चंद्रमा के समान मुख। नेक्स्ट है हमारे पास द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होगा? ये दो पद होंगे, पद मतलब शब्द, दो शब्द होंगे और दोनों ही प्रधान होंगे। प्रधान यानी दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर होगी। दोनों ही शब्द, कोई भी गौण यानी कम नहीं होगा और किसी एक का भी अर्थ कमजोर नहीं होगा, दोनों ही प्रधान मुख्य होंगे। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह जो बीच में हम जिसको बोलते हैं डैश, उससे जुड़े होंगे। तथा समास विग्रह करने पर इसके मध्य में और आएगा, अथवा या आएगा, अथवा आएगा, एवं, इस तरह के शब्द बीच में लगेंगे, जैसे रात और दिन। अब हम इसका विग्रह करेंगे तो रात और दिन, यहाँ दोनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है, रात भी दिन भी। दोनों को मिलाने से ये बात स्पष्ट हो रही है, और बीच में और शब्द आ रहा है, माता पिता, माता और पिता। ठीक इसी तरह आयात निर्यात, दोनों ही मुख्य शब्द हैं, आयात और निर्यात। आना जाना, आना या जाना। लाभ हानि, लाभ या हानि। फिर है हमारे पास में द्विगु समास, जो बहुत ही सरल है और इजीली आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है, तथा दूसरा पद प्रधान होता है। संख्यावाचक जैसे कि जैसे ही हम उसको पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि उस शब्द के अंदर कोई ना कोई गणना या संख्या हमारे सामने आ रही है, वहां पर हमेशा द्विगु समास होगा। इस समास को हमें इसी तरह याद रखना है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा करके रटना नहीं है, ना ही उन लाइनों को याद रखना है, ना ही उदाहरणों को रटना है। जैसे नवरत्न, नव का मतलब नौ, और रत्न यानी रत्न, 9 रत्नों का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। आगे संख्या आ रही है, त्रिभुज, त्रि मतलब 3, 3 भुजाओं का समूह। सत सई, सत मतलब 7 और सई मने 100, सत सई 7, 100 दोहों का समूह। सभी में संख्या आ रही है। इसी तरह चौराहा भी हो सकता है, नवरात्रि भी हो सकती है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जिनमें संख्या आए, वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास। अब है हमारे सामने अव्ययी भाव समास। इस समास का पहला शब्द या पहला पद एक ही बात है, क्या होता है? अव्यय होता है, और उस अव्यय पद का रूप नहीं बदलता। ये अव्यय हमने छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं, 3rd 4th 5th 6th में अव्यय तुम लोगों ने पढ़े हैं। अव्यय मतलब जिनका रूप लिंग वचन क्रिया कारक कहीं नहीं बदलता है, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो कुछ ऐसे समास होते हैं, जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें उनका अव्यय का रूप नहीं बदलता है और आगे अव्यय से ही वो शब्द बनते हैं। जैसे यथाशक्ति, यहाँ यथा शब्द क्या है? शक्ति के अनुसार। यथा जो शब्द है वो वैसे ही रहेगा, और यथा क्या है? एक अव्यय है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। प्रति क्षण, प्रति क्या है? एक अव्यय है, प्रति।
क्षण का मतलब होता है पल, लेकिन प्रति क्या है, एक अव्यय है जो आगे लगा है, ठीक है। प्रति क्षण का मतलब है हर क्षण। आजीवन, आ क्या है, अव्यय है यहाँ पर। आजीवन, जीवन भर। भर पेट, पेट भर कर। भर, भर का मतलब है भर, यहाँ पर क्या है, एक अव्यय है। इसी तरह और भी इसी तरह से हम शब्द देखेंगे जिनमें आगे अव्यय लगा होता है, जो अव्यय से बनते हैं, वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। फिर है हमारे सामने बहुव्रीहि समास और आखिरी समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौण हैं, गौण का मतलब है दोनों ही इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों ही एक अलग ही अर्थ को बनाएंगे, दोनों से मिलकर के एक अलग अर्थ निकलेगा, ठीक है, और वो अन्य अर्थ ही प्रधान होगा, उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकलेगा, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे घनश्याम, अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, मगर घन और श्याम ये दो अलग शब्द हैं, घन अलग है, श्याम अलग है, और इन दोनों को मिलकर के एक अर्थ बनता है। घन मने बादल, श्याम मने काला, काला बादल जैसा काला, अर्थात घनश्याम का अर्थ हम क्या लगाते हैं, कृष्ण। तो इस तरह एक नया अर्थ बना है, घनश्याम का एक नया अर्थ क्या बन गया, कृष्ण। तो अब यहाँ पर जो ये कृष्ण शब्द है ये इंपॉर्टेंट है। फिर है नीलकंठ, नील अलग शब्द है, कंठ अलग शब्द है। नील का अर्थ है नीला, कंठ का मतलब कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो शिव एक नया शब्द बना है, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वही प्रधान है। तो एक नया अर्थ बनेगा दोनों शब्दों को मिला करके, तो यहाँ क्या होगा, बहुव्रीहि समास। इसी तरह दशानन, दस है आनन, आनन मतलब मुख, जिसके 10 आनन है, अर्थात रावण। महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। इसी तरह एक नया अर्थ बनता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। थैंक यू।